बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स को। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जैसे कि आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ चुके हैं। और हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स को। तो बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड करते वक्त हमें जो सबसे पहली चीज को ध्यान रखना है वो ये है कि हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होगा, यानी कि पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या चीज ध्यान रखना है कि अगर मान लो किन्हीं दो चेन में, किन्हीं दो कार्बन चेन में अगर मल्टीपल बॉन्ड डिफर कर रहे हों, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के नंबर अगर अलग अलग हों, किसी में एक हो और किसी में दो हो, तो जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे हम लोग उनको एज अ पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर मान लो कि वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स भी सेम हो जाएं, तो फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस पेरेंट चेन में ज़्यादा है, अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम हो गया तो जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं हमें उस चेन को एज अ पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करना है। और अगर मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो गया तो फिर इसके बाद हमें देखना होगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को। जहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं हमें उस कार्बन चेन को एज अ पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करना होगा। अगर मान लो कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम हो जाएं तो फिर हमें देखना होगा लोएस्ट लोकेंड को, यानी कि जिस कार्बन चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लोअर नंबर पर आ रहे हों तो हमें उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। जब मान लो कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम नंबर पर आ जाएं, उनके लोकेंड्स भी सेम हो जाएं, फिर हमें प्रायोरिटी देनी होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है हमें उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, और जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसे हमें कम प्रायोरिटी देनी होगी। यानी कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो हमें सबसे लास्ट में कंसीडर करना है। एज इट इज बच्चों ये स्लाइड में लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को, फिर नियरेस्ट लोकेंड को, और सबसे लास्ट में आएगा बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं हमें इसकी नेमिंग किस तरीके से करनी है। तो बच्चों क्या होता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए हमने पढ़ा था कि हमें इनके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा बच्चों? साइक्लो का। तो जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो का यूज जरूर ही करेंगे, ठीक है। तो ये एज इट इज इस स्लाइड में लिखा हुआ है, प्रीफिक्स साइक्लो जस्ट बिफोर द वर्ड रूट इफ इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन चेन, अगर ये मेन चेन में आए तो। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि वर्ड रूट होगा बच्चों इसके लिए ब्यूट। फिर आप लोग क्या देख रहे हो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके लिए सफिक्स लगा दिया जाएगा एन। और क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए हमने यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया है साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? साइक्लोब्यूटेन। एज इट इज हम लोग इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 1 2 3 और ये वाला जो कार्बन है वो साइड चेन की तरह बिहेव कर रहा है। अब बच्चों मैंने आपको जो पहली चीज बताई थी वो बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड से आप डिफर कर सकते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड तो यहाँ पर है नहीं। नंबर ऑफ कार्बन एटम से देखेंगे तो आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो साइक्लिक रिंग है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कार्बन एटम 1 है। इस वजह से ये जो साइक्लिक चेन है, जो ये साइक्लिक रिंग है, इसको हमें किस तरीके से ट्रीट करना है बच्चों? पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करना है। अब हमें इसका नाम क्या लिखेंगे? क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं इस वजह से क्या आएगा? प्रॉप। एल्केन स्ट्रक्चर है इसलिए एन, और क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस वजह से साइक्लो। पर आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, जिसको अपन कौन सा नंबर देंगे बच्चों? 1 नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है
इस वजह से हमें यहाँ पर नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बच्चों जो IUPAC का लेटेस्ट रूल है उसमें IUPAC ऐसा बोलता है कि आपको ये कोशिश करना है कि आप कम से कम नंबर और कम से कम वर्ड का यूज़ करें। तो अपन यहाँ पर 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते थे, पर ज़्यादा करेक्ट क्या होगा बच्चों, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर आप 1 लिख भी देते हो तो वो गलत नहीं है, पर ज़्यादा सही ये वाला नाम है। ठीक है, अब हम लोग कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। वो ज्ञान की बात क्या है कि इफ साइक्लिक पार्ट इज द मेन चेन देन द प्रीफिक्स साइक्लो इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि अगर आपने किसी साइक्लिक चेन को पेरेंट चेन की तरह ले लिया, तो पेरेंट चेन की तरह अगर आपने उसको ले लिया तो आपको उसका जो साइक्लो वर्ड है उसके आगे प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, और उस साइक्लो को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हमारी जो रिंग है, अगर वो हमारी पेरेंट चेन की तरह अगर हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां पर जो साइक्लो वर्ड है, जो साइक्लो है, उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। ये ज्ञान की बातें ध्यान रखना, अपने जहन में बिठा लो इसको, है ना, गलती मत करना यहां पे आके। नेक्स्ट, ज्ञान की बातें तो अपन कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, if cyclic part constitutes the side chain then prefix cyclo is considered for alphabetization। यानी कि अगर वो मेन चेन की तरह ना आकर सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर आएगा तो हमें साइक्लो वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। 2 बातें आपको समझ में आई हैं। वो 2 बातें ये समझ में आई है कि अगर साइक्लिक पार्ट अपना पेरेंट चेन में आएगा तो फिर हमें साइक्लो वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है, जबकि अगर साइक्लिक पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो फिर हमको उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना है। ठीक है, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हमने ये देख लिया कि पेरेंट चेन को किस तरीके से सेलेक्ट करें, नेमिंग हमने देख लिया, नेमिंग के मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए। अब हम लोग थर्ड पॉइंट जो देख रहे हैं वो है नंबरिंग। नंबरिंग किस तरीके से करना है बच्चों, सबसे पहली चीज तो जो भी लोएस्ट लॉकेंट रूल फॉलो करना है। लोएस्ट लॉकेंट रूल हमें क्या बोलता है कि आपको मल्टीपल बॉन्ड को, आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को, इनको क्या करना है, जहां तक पॉसिबल हो सके इनको आपको लोअर नंबर असाइन करना है। ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स सेम नंबरिंग को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। हम किधर से भी नंबरिंग करें उनका पोजीशन सेम आता है। तो जब ऐसा हो जाए तो हमें क्या चीज कंसीडर करनी पड़ेगी बच्चों, अल्फाबेटाइजेशन। यानी कि उस टाइम पर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करना पड़ेगा। पर फर्स्ट थिंग तो हमें ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड के बाद में सब्स्टिट्यूएंट को। पर अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन तब भी सेम आ रही है तो फिर हमें किससे डिसाइड करना है, अल्फाबेटाइजेशन से, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों कि ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर ये वाला तो मल्टीपल बॉन्ड है और ये कोई सब्स्टिट्यूएंट है। अब अपना जो रूल है वो रूल क्या कहता है कि आपको सबसे पहली चीज तो मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर असाइन करना है। तो अपन क्या कोशिश करेंगे कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ना बच्चों, इसको क्या मिल जाए, लोअर नंबर मिल जाए। अब मेरे पास 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या हैं कि मैं इस वाले कार्बन को 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं। कभी भी तुम ऐसा मत कर देना कि 1 के बाद 2 आ जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमें अलोंग द बॉन्ड चलना होगा, यानी कि हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। अगर इसको 1 दिया है तो हमारी मजबूरी है कि हमें इसको क्या देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें आ रही है वो क्या क्या आ रही है, एक तो 1 नंबर पर आ रहा है ना, और एक 6 नंबर पे आ रहा है। पर अगर हम लोग नंबरिंग को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम लोग इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको हम लोग 3 दे दें, तो हमारे पास लॉकेंड्स क्या क्या आ रहे हैं, 1 और 3। तो बच्चों आप लोग क्या देख रहे हो कि 1 6 और 1 3 में से कौन सा नंबर लोअर है, 1 3 लोअर नंबर है और 1 6 तो हायर नंबर है। तो अपन इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, यानी कि इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3 4 5 और 6, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। तो अब हमारे पास इसका जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 पोजीशन पर Cl एटम प्रेजेंट है तो हमने क्या लिख दिया, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। अब देखो क्या है कि ये जो क्लोरो होता है वो हमेशा किसकी तरह आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। किसकी तरह आता है बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। तो इस वजह से हमने 3 क्लोरो को सबसे पहले लिखा है, फिर हमने प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखा है, फिर वर्ड रूट लिखा है, फिर वो कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, और बाद में हम लोगों ने प्राइमरी सफिक्स लगाया है जो कि ये बता रहा है कि दिए गए कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ये इन के बारे में बता रहा है अपन को, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना तो हमने पीछे क्या लगा दिया, इन। अब आते हैं अपन रूल्स पे। रूल्स में क्या क्या है बेटा, फर्स्ट रूल क्या है कि अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड से 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो हमें जो नंबरिंग करनी होगी वो किसके अकॉर्डिंग करनी होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा है रूल नंबर 1 कि अगर जो साइक्लिक कंपाउंड तुम्हें दिया गया है उससे सिर्फ और सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़े हुए हैं तो तुम्हें उनका नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे कि बच्चों मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पर मैंने मिथाइल को लगा दिया, यहाँ पर मैंने इथाइल को लगा दिया, तो अब यहाँ पर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हुए। अब हमें 1 और 2 नंबर देना है, तो 1 नंबर बेटा मैं किसको दूंगी, इथाइल को दूंगी, और मिथाइल को दूंगी 2 नंबर। क्यों, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल से। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हो जाएगा बच्चों इसका। समझ में आ रहा है ये नाम मैंने क्यों लिखा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों अपन इसका, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कोई साइक्लिक रिंग है, अब यहाँ पे क्लोरीन है और फ्लोरीन है। अब बताओ क्लोरो और फ्लोरो में से कौन पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा, यानी कि अब अपन को इसको कौन सा नंबर देना पड़ेगा, 1, और इसको कौन सा नंबर देंगे, 3। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। वही एग्जाम्पल वापस से रिपीट हो रहा है, बस पोजीशन चेंज हुई है। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नाम हो गया। वापस से इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ना, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, और ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। तो हमें ये चीज तो पता है कि हमें मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है। अब अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 3 5 आपके आएंगे, नंबर्स आएंगे 1 3 5। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 4 और 6 नंबर आएगा। तो बच्चों ये बताओ कि 1 3 5 और 1 4 6 में से कौन लोअर है, 1 3 5 लोअर है, यानी कि हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो इस वाले पॉइंट से करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दी, और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, हमें अल्फाबेटिकली तो अरेंज करना ही है, तो इसका नाम हो गया 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये एक रूल है। रूल क्या कह रहा है बच्चों, इफ इन अ साइक्लिक कंपाउंड मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन वी फॉलो लोएस्ट लॉकेंट रूल। यानी कि अगर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अभी तक तो अपन 2 वाला एग्जाम्पल कर रहे थे,
अब ये बोल रहा है कि अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो फिर हमें क्या फॉलो करना होगा, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा कि जो भी हमें सब्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं हमें उन्हें लोअर नंबर असाइन करना होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो तीनों आ गए। अब अगर आप यहां से स्टार्ट कर दो, मान लो यहां से, तो 1 3 4 आएगा। जबकि अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 4 आएगा। और 1 2 4 नंबर 1 3 4 के कंपैरिजन में लोअर नंबर है। यानी कि हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, यहां से। एक बात ध्यान रखना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे लास्ट में देखा जाता है। जब सब कुछ सेम हो जाता है ना, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ऐसा नहीं करना तुम्हें कि स्टार्ट ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कर दो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ब्रोमीन से करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कितने ही बच्चों को डाउट आ जाता है। तो मैं आपको वापस से बता रही हूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको तब लेना है जबकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई रूल काम नहीं कर रहा। यानी कि सबसे बाद में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। यानी कि जब आपके लोकेंट्स सेम पोजीशन पर आ जाएं, दोनों तरफ से, कहीं से भी, है ना, इधर से उधर से किधर से भी, अगर वो सेम पोजीशन पर आ जाएं, तब ही जाकर आपको क्या लगाना है बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। अदर देन दैट नहीं लगाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 आ गया, तो अपन ने इसका नाम क्या लिख दिया, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ध्यान रखना कि जब भी नेमिंग करेंगे तो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है बच्चों। ब्रोमो का बी सबसे पहले आता है, फिर सी आता है, फिर एफ आता है, तो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। पर ऐसा मत करना कि तुम नंबरिंग ही इसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ जब अपन को सेकेंडरी प्रीफिक्स को अरेंज करना है तब ही हमें जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और आ गया है आपकी स्क्रीन पे, वो क्या है, 2 मिथाइल है और एक इथाइल है ना। अगर इथाइल से स्टार्ट कर दिया तो नंबरिंग क्या आ जाएगी, 1 4 4, और अगर मिथाइल से स्टार्ट किया तो क्या आ जाएगी, 1 1 4। तो कौन सा नंबर लोअर है बच्चों, 1 1 4। तो अपन इसको 1 देंगे और इथाइल को क्या देंगे, 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये 4 पूरा परिवार आ गया हेलोजन्स का। अच्छा लगता है ना परिवार के साथ कोई आता है तो, आ गया पूरा परिवार। अब इस परिवार में क्या करना है अपन को, इनको लोअर नंबर असाइन करना है 1 2 3 4। पर कभी भी ये मत सोच लेना कि ब्रोमीन को ही 1 दे दो, ऐसा मत करना है ना। मैंने बोला है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे लास्ट में अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस परिवार का नाम क्या था यार, निकल गया वो तो, क्या नाम था इसका, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। ये तो तुम कर लोगे, पर तुम्हें सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो है नंबरिंग का। नंबरिंग तुम्हें सही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट रूल पर आते हैं अपन। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों कि व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन ऑफ साइक्लिक रिंग इज मोर देन और इक्वल टू साइड चेन, देन साइक्लिक रिंग इज सेलेक्टेड एज पेरेंट कार्बन चेन। देखो यहां पर क्या होगा ना, टाई हो गया। टाई कैसे हुआ कि अपन ने सबसे पहले देखना चाहा था मल्टीपल बॉन्ड को, है ना। तो रिंग में और साइड चेन में दोनों में मल्टीपल बॉन्ड क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। हम निराश हो गए, बेचारे हो गए, है ना। अब बेचारे लोग कुछ तो करेंगे ना, तो कुछ करेंगे तो वो क्या करेंगे कि यार दूसरे रूल पर चलते हैं भागते भागते। फर्स्ट रूल तो अप्लाई नहीं हुआ, तो सेकंड रूल क्या था कि भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लो, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो उसको तुम पेरेंट चेन ले लेना। पर यहां भी हमारे साथ हो गया धोखा, सख्त धोखा। क्या धोखा हुआ हमारे साथ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम आ गए। फिर हम तीसरे पॉइंट पे चले कि यार जहां पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो उसको हम लोग पेरेंट चेन ले लेंगे, पर वहां पर भी धोखा, इतना सारा धोखा हो गया। ठीक है, तो फिर हमने क्या सोचा कि यार चलो ठीक है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से नहीं हो रहा तो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कुछ हो जाएगा क्या। वहां पर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम थे तो कुछ हो नहीं पाया।
ऑल एंड ऑल कुछ नहीं हो पाया। क्या हुआ कि जो रिंग है उसमें कार्बन एटम और साइड चेन में कार्बन एटम्स सेम आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो रिंग है जब सब कुछ सेम हो जाए, जब सब कुछ टाई हो जाए, तो हमें क्या चीज ध्यान देनी है कि जो साइक्लिक रिंग है हमें उसे एज अ पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करना है। यानी कि साइक्लिक रिंग की प्रायोरिटी साइड चेन के कंपैरिजन में ज्यादा रखनी है। समझ आ रही है बात? ये वाला केस कौन सा केस है बच्चों? जब हर चीज टाई हो गई, हम लोग किसी भी बेसिस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, तो फिर हमें किसके बेसिस पर देखना पड़ा? हमने कोई बेसिस नहीं लिया, सिर्फ ये देख लिया कि जहां पर रिंग हो उसको हमें किसकी तरह लेना पड़ेगा? अब पेरेंट चेन की तरह। हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आ रहा है? देखो, ये कोई रिंग है। अब बच्चों देखो, मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। अब क्या करें? कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है जिसका हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर कुछ भी देख पाते। कोई बात नहीं, अब अपन को क्या करना पड़ेगा? ये जो रिंग है उसको किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा बच्चों? पेरेंट चेन की तरह। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि हमने रिंग को किसकी तरह ट्रीट किया है? पेरेंट चेन की तरह। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया है? सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग क्या देख रहे हो कि यहां पर भी 3 कार्बन एटम, यहां पर भी 3 कार्बन एटम। हो रहा है ना ऐसा? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है जिसके बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा सके। तो इस कंडीशन में हमें वापस से रिंग को किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा? पेरेंट चेन की तरह। पर ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, ये सिंपल रेडिकल नहीं है। क्या है? कॉम्प्लेक्स रेडिकल है। और कॉम्प्लेक्स रेडिकल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ लगा हुआ है उस कार्बन को आपको कौन सा नंबर देना पड़ेगा? 1। और वहां से फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ जाना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 2। आप इधर भी जाते तो भी 2 ही मिलता। तो इसका नाम क्या हो गया इस कॉम्प्लेक्स रेडिकल का? 1 मिथाइल इथाइल। 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 कार्बन एटम से, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? इथाइल बोल दिया। और फिर लास्ट में अपन क्या लिख देंगे? साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम क्या आ गया बच्चों? मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। या फिर अपन इसको और क्या बोल सकते थे? आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते थे। मैंने आपको बताया था कि आइसो को IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका नाम और क्या हो सकता था? आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, पर आपने क्या देखा कि क्योंकि रिंग में कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 हैं। इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में ज्यादा है, इसलिए हम लोग रिंग को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? पेरेंट चेन की तरह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, या फिर आप इसको मिथाइल साइक्लोब्यूटेन भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। ये 5 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है, ये भी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यानी कि इस कंडीशन में हमें रिंग को किसकी तरह लेना पड़ेगा? पेरेंट चेन की तरह। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहां पर आपको 3 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, जबकि यहां पर कितने कार्बन एटम है? 5 हैं। तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं, इसको हमें किसकी तरह ट्रीट करना है? पेरेंट चेन की तरह। और ये जो रेडिकल है वो आइसोप्रोपाइल रेडिकल, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 1 मिथाइल इथाइल रेडिकल है। तो अपन इसका नाम क्या लिख देंगे बच्चों? 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, या फिर 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। यहां पर आपको कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं? 5। यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो रिंग है इसको किसकी तरह ट्रीट करना होगा? पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और ये वाला जो रेडिकल है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स रेडिकल बन गया ये वाला तो अपना।
तो इसका नाम क्या हो गया, 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल जुड़ रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट रूल, इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन साइड चेन is more than in cyclic when number of carbon in cyclic and side chain are same then we select side chain as parent chain। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है तो फिर हमें क्या देखना होगा, नेक्स्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं हमें उस कार्बन चेन को किसकी तरह ट्रीट करना होगा, पेरेंट चेन की तरह। यही यहां पे बोला गया है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। यहां पर आपको 5 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5 हैं, यानी कि दोनों जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है। पर यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि 2 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है और 4 पर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को ये वाली जो चेन है इसको किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, पेरेंट चेन की तरह। और ये पूरा जो साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है ये क्या बन गया, अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोपेंटाइल, है ना, फिर 2,4 डाईमिथाइल और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, पेंटेन। ये लिखा भी हुआ है, 1 साइक्लोपेंटाइल 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट रूल पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन्स इन पेरेंट कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन ऑफ साइड चेन इज मोर देन इन साइक्लिक देन वी सेलेक्ट साइड चेन एज पेरेंट चेन। ये तो अपन कभी का ही पढ़ चुके हैं कि अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमें साइड चेन को किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, पेरेंट चेन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आप लोग यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स देख रहे हो, जबकि बाहर की तरफ 1 2 3 4 कार्बन एटम है, यानी कि साइड चेन में कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं। तो हमें ये जो साइड चेन है इसको किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, पेरेंट चेन की तरह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पोजीशन पर क्या आ रहा है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आ रहा है, तो अपन इसका नाम क्या लिख देंगे, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। एक और एग्जाम्पल आ गया अपने पास। अब यहां पर क्या है बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी एक रूल ही है। वो क्या है कि अगर मान लो किसी ए साइक्लिक चेन से, किसी ए साइक्लिक चेन से 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स लगी हुई हो, 2 या 2 से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स लगी हुई हो, तो हमें ए साइक्लिक चेन को पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करना होता है। अब इस कंडीशन में हमारी मजबूरी क्या है कि हमें ये जो ए साइक्लिक चेन है उसको किसकी तरह ट्रीट करना होगा, पेरेंट चेन की तरह। पर इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए साइक्लिक चेन से एक से ज्यादा साइक्लिक चेन्स जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया अपने पास, अपन ने इसको 2 नंबर क्यों दिया, क्योंकि पहली बात तो ये लोअर नंबर है, लोअर नंबर है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप है और बी पहले आएगा साइक्लोप्रोपाइल के पी से, इस वजह से अपन इसको 2 नंबर दे दिया। और वैसे भी ये तो कौन सी पोजीशन पर आता, 3 पर आता, तो अपन को इधर से नंबरिंग को स्टार्ट करना था। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, 2 साइक्लोब्यूटाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। नेक्स्ट कंपाउंड अपन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है, आप लोग क्या देख रहे हो कि मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट हैं। अब अपन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देखनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। अब यार अपने पास 2 ऑप्शन है कि या तो अपन यहां से 1 2 3 इस तरीके से नंबर करें, या फिर ये वाले डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 पर जाएं। तो आपको पता है कि अगर अपन इसको 1 देंगे तो अपने पास लॉकेंड्स क्या क्या आ जाएंगे, 1 3 3 और 6 आ जाएंगे। जबकि अगर अपन यहां से स्टार्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 3 6 और 6 आ जाएगा।
तो बच्चों 1 3 और 1 3 तो सेम है, पर 3 और 6 में से कौन लोअर है? 3, यानी कि ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा 6 इथाइल 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। आपको पता है साइक्लोहेक्सीन इसलिए आया है क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। अगर अपन इसको 1 देते हैं तो अपने पास 2 बार इसको 1 दिया मान लो, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो अपने पास लॉकेंड्स क्या क्या आएंगे? 1 1 और 6। मैंने 2 बार 1 क्यों लिखा है? क्योंकि डबल बॉन्ड को और इथाइल को एक ही तो नंबर मिलेगा। पर अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास आएगा 2 2 3। तो बच्चों 1 और 2 में से कौन सा नंबर लोअर है? 1, यानी कि ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। अब ये बड़े लोग आ गए, बहुत 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 सारे रेडिकल्स आ गए। आपको पता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C करके जो रेडिकल होता है CH करके, वो होता है इथाइनाइल। CH डबल बॉन्ड CH2 होता है इथिनाइल। और यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2, यानी कि 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथाइल। ये नाम होगा इस रेडिकल का। यानी कि अपने पास टोटल कितने रेडिकल हो गए? 3 रेडिकल हो गए और एक डबल बॉन्ड भी हो गया ना। अब अपन को ये कोशिश करनी है कि इन सबको क्या मिल जाए? लोअर नंबर मिल जाए। तो इसलिए हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो इसको 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर देंगे। हमने इसको 1 क्यों दिया? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा, अब ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसको अपन को अल्फाबेटिकली अरेंज करना था। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथाइल 6 इथिनाइल 3 इथाइनाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। तो बच्चों अब हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनको डायरेक्टली IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल अगर बेंजीन का हो गया, बेंजीन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिनॉल हो गया, बेंजोइक एसिड, बेंजेल्डिहाइड, ये कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स हैं जिनको एज इट इज़ IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम लोग इस रूल को देख लेते हैं एक बार कि कॉमन नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिटेन्ड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी कि उनको एज इट इज़ रखा गया है, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आया हमारे पास बेंजोइक एसिड। वैसे तो इसका नाम क्या होता है बच्चों? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग IUPAC में पढ़ते हो कि इसका जो नाम है वो है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। पर इसका जो कॉमन नेम था वो था बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड को एज इट इज IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मान लो अगर आपका ऐसे भी अगर आप बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव मानते हुए भी अगर इसका नॉमेनक्लेचर करते हो, मान लो इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और इसको बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव मानते हुए अगर आप नेमिंग करते हो तो आपका नेमिंग गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि इसका कॉमन नेम था बेंजोइक एसिड जिसको IUPAC ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इसका जो IUPAC नेम है वो है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, दोनों को ही आप लिख सकते हो। ठीक है। एज इट इज इसको बोलते हैं कॉमन नेम के अंदर बेंजेल्डिहाइड। IUPAC नेम भी है बेंजेल्डिहाइड क्योंकि IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसका जो प्योर अगर अपन IUPAC नेम अगर जब भी हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड।
एज इट इज ये वाला कंपाउंड है, इसका जो कॉमन नेम था वो था बेंजोनाइट्राइल, जिसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे हम लोग इसका नाम क्या लिखते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये फिनॉल है, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। जबकि इसका अगर हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। पर फिनॉल को भी एज अ IUPAC कंसीडर किया जा सकता है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो इसका कॉमन नेम था बेंजोइल क्लोराइड, जिसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया। जबकि इसका जो IUPAC नेम है, अगर हम लोग प्योर IUPAC में लिखते हैं तो है बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, और इनमें से कोई भी गलत नहीं है। एज इट इज एनिलीन, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एमिनोबेंजीन। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है बच्चों, टोलुइन नाम है, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। एज इट इज ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, बेंजीनमाइड है, बेंजीमाइड है। और अगर हम लोग इसका IUPAC नेम देखेंगे तो बेंजीन कार्बोक्सेमाइड हो जाएगा। ये कोई कंपाउंड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर बेंजीन पे 2 CH3 जुड़ा हुआ होता है तो जाइलीन बोलते हैं, है ना। तो ये ऑर्थोजाइलीन हो गई, या फिर 1,2 ऑर्थोजाइलीन भी बोल सकते हैं, इसको 1,3 मेटाजाइलीन बोलते हैं, है ना। एज इट इज पैराजाइलीन भी होती है, इसको बोलेंगे अपन 1,4 पैरा। ठीक है, तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, क्या है रूल कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको अपन एज अ बेस कंपाउंड मानकर नेमिंग कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि above given compounds can be directly used as base compound for naming polyfunctional aromatic compound। जैसे ये कोई एग्जाम्पल है। अब आपको पता है कि बेंजोइक एसिड तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या चीज एक्स्ट्रा आ गई है, NH2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम लोग इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 एमिनो बेंजोइक एसिड। या फिर इसको और क्या लिख सकते थे, 2 एमिनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ही नाम गलत नहीं है, बिल्कुल सही नाम है। या फिर एक और नाम क्या हो सकता था, ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, एज इट इज यहां पर होगा, इसको 1 नंबर देंगे, 2 और 3। अब ये नंबरिंग में किस अकॉर्डिंग कर रही हूं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है उसको मैं 1 दे रही हूं, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको मैं 3 दे रही हूं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड भी लिखा जा सकता है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको मेटा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड भी लिखा जा सकता है। ये कोई कंपाउंड है, आपको पता है कि ब्रोमीन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है, जबकि जो OH है उसकी प्रायोरिटी नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो हम लोग इसको कौन सा नंबर दे दिए, 1 नंबर दे दिए। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। जब भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो ये 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल या फिर 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इस तरीके से इसका नेमिंग हो सकता है। ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पर सिर्फ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। आपको पता है कि ईथर की प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा कम है कि हम लोग उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट ही नहीं करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से नंबरिंग करी, इसका नाम क्या हो गया, 4 एमिनो 3 मिथॉक्सी फिनॉल। ये कोई कंपाउंड है, आपको पता है कि फ्लोरो, इथॉक्सी और ये सब ईथर जो भी है वो सब किसकी तरह आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आते हैं। यानी कि अब हमें क्या कोशिश करनी है, इनको जैसे ना तैसे लोअर नंबर असाइन करना है। यानी कि नंबरिंग अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4, इस तरीके से नंबरिंग होगी इसकी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इथॉक्सी 4 फ्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इथॉक्सी 4 फ्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। यहां पर आकर आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर का एक बड़ा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं
नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अभी तक मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं बताया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।